आधी हकीकत आधा फसाना। इस दुनिया में अजूबों की भरमार है और लोग अजूबे देखने कहाँ कहाँ नहीं जाते। कोई पिरामिड देखने के लिए मिस्र जाता है तो कोई ताजमहल देखने के लिए आगरा आता है। लेकिन आज हम आपको जिस जगह पर ले जाने वाले हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो समझ नहीं पाते और जो समझ जाते हैं वो मानते नहीं हैं। कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वहां का चमत्कार देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। आसमान से बिजली गिरती है, बार बार गिरती है, कई बार गरजती है। लेकिन एक ही जगह पर बिजली कितनी बार गिर सकती है? 10 बार, 20 बार, 40 बार? आज हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां एक ही जगह पर, एक ही चीज पर सैकड़ों साल से बिजली गिर रही, जिसका समय भी लोगों को पहले से पता रहता है। खा गए ना चक्कर? लेकिन दावा यही किया जाता है और हैरत में डालने वाली बात यह है कि आसमान से बिजली गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं जलता, बस ये शिवलिंग टूट जाता है। अभी तो ये शुरुआत है। एक और बड़ा रहस्य है। गेहूं के दाने तो आपने देखे ही होंगे, भूरे रंग के छोटे छोटे होते हैं। क्या किसी ने अनार के आकार जितना गेहूं का दाना देखा है, वो भी काले रंग का? बहुत अजीब सी दुनिया है। फंसा देने वाले कई रहस्य हैं जो इंसान के दिमाग को घुमा कर रख देते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज आपको हिमालय की उस चोटी पर ले जाएगी जहां सैकड़ों साल से रहस्य की इन पहेलियों ने लोगों को उलझा रखा है। आधी हकीकत आधा फसाना। आसमान से बिजली गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि एक ही जगह पर बार बार बिजली गिरना भी कोई अद्भुत बात नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि एक ही जगह पर एक तय वक्त पर सैकड़ों सालों से, जी हाँ, कई युगों से बिजली एक ही जगह गिर रही है, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये सुनकर कोई भी चौंकेगा। हालांकि वो रहस्यमयी जगह एक पहाड़ की चोटी पर है। वहां तो बिजली गिरना पूरी तरह से नेचुरल है, लेकिन एक ही जगह पर और वो भी तय वक्त में, ये कैसे संभव है? दावे के मुताबिक वो जगह महादेव का मंदिर है और वो चीज जिस पर बिजली गिरती है एक शिवलिंग है। जहां भी बिजली गिरती है वहां तबाही मच जाती है, सब कुछ खाक हो जाता है, लेकिन वहां सिर्फ शिवलिंग टूटता है ना चौंकाने वाली बात? चलिए चलकर देखते हैं। दिमाग कई सवालों में उलझा था, सिर घूम रहा था। आसमान में चमकी बिजली एक ही जगह गिरती है, सैकड़ों साल से गिर रही है और कोई नुकसान नहीं होता। बहुत रहस्यों से सामना हुआ, लेकिन ये गुत्थी कुछ अलग थी। अभी हम सोचने में लगे थे, तभी गाड़ी रुकने की आवाज ने चौंका दिया। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी सर इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी, इसी से पैदल का रास्ता, यहीं से जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी जा ही नहीं सकती ऊपर।
देख लो, कोशिश कर लो। रास्ता बहुत खराब है, आगे जा ही नहीं सकते। हाँ, रास्ता तो अब गाड़ी के मतलब का नहीं है। तो चलो पैदल चलते हैं। ठीक है। तो बिजली महादेव में जहाँ तक गाड़ी से आया जा सकता था वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और अब इससे आगे का जो सफ़र है वो करीबन 2-2.5 किलोमीटर का पैदल का सफ़र है। पैदल ही चलना पड़ेगा। चढ़ाई तो दिख रही है। अब आइए सफ़र शुरू करते हैं। कच्चे रास्ते पर कदम आगे बढ़े, लेकिन उस जगह के रहस्य को लेकर सवाल उठने बंद नहीं हुए। जो दावा हमने सुना था, क्या वो वाकई सच है? बिजली गिरने का यह सिलसिला कितना पुराना है? देखते हैं क्या होता है। घाटियों के संकरे रास्ते पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। बिजली महादेव का हमारा सफ़र जारी है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और थकान हो जाती है, तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम ये इतनी मेहनत मशक्क़त कर क्यों रहे हैं। देखिए, बिजली गिरना एक बड़ा कॉमन इंसिडेंट होता है। हर रोज़ दुनिया भर में सैकड़ों जगह लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लेकिन एक ही जगह पर एक ही फ्रीक्वेंसी से बिजली गिरना बहुत ही रेयर होता है, और यही बिजली महादेव को इतना ख़ास बनाता है। मान्यता ये है कि हर 12 साल बाद इस मंदिर में बिजली गिरती है और शिवलिंग जो है वो टूट जाता है, वापस उसको ठीक किया जाता है, वापस रख दिया जाता है, और फिर 12 साल बाद दोबारा ऐसा ही होता है। अब जाकर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है। आगे बढ़ते ही जंगल घना होने लगा। चढ़ाई खतरनाक थी। किसी भी चूक की सजा देने के लिए पीछे खाई का मुंह खुला हुआ था। एक ही डर नहीं था, डर यह भी था कि इन आसमान चूमते पेड़ों के बीच हम कहीं रास्ता ही ना भटक जाएं। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। तभी बदलते मौसम ने रोंगटे खड़े कर दिए। पिछले 2 घंटे के सफ़र में 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। पहला तो ये कि जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो गई है। जब हमने चढ़ना शुरू किया था तो जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन अब जंगल बहुत ज़्यादा घना है। और दूसरा, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। जिस वक्त मैंने चढ़ाई शुरू की थी धूप थी, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। बादल गड़गड़ाने लगे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा हो सकता है कि बारिश मिल जाए, और अगर बारिश हुई तो क्या वो चमत्कार हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अमूमन जब पहाड़ों में बारिश होती है तो बिजली कड़कती ही है, और अगर बिजली कड़केगी तो क्या बिजली महादेव में हमें वो चमत्कार देखने को मिलेगा? पता नहीं, कुछ दूरी बाकी है। आइए खबर करते हैं। लेकिन बदलता मौसम भी हमारे लिए एक मौका था। बादल घिर रहे थे, क्या पता हमारे सामने ही बिजली गिर जाए। कई रहस्यों से भरे सवालों के साथ तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए थोड़ी देर बाद हम उस जगह के सामने थे जहां बार बार बिजली गिरने का दावा किया जाता है। ये एक मंदिर है जिसका नाम है बिजली महादेव। अंग्रेजी में एक बड़ी पुरानी कहावत है, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। मतलब बिजली कभी भी एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरती। लेकिन मेरे पीछे बिजली महादेव है, और बिजली महादेव का नाम ही बिजली महादेव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बार बार लगातार बिजली गिरती रहती है। अब इसके पीछे हो सकता है कोई साइंटिफिक वजह हो, और हो सकता है इसके पीछे महादेव का चमत्कार हो। हमें नहीं पता, ना ही हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अंदर लोग हैं जो सब कुछ मानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चमत्कार इसी जगह पर क्यों होता है। दावे के मुताबिक इसी मंदिर में वो शिवलिंग है जिस पर आसमान से बिजली गिरती रहती है। किसी के मुताबिक हर साल,
तो कोई कहता है हर 12 साल पर। उस शिवलिंग को देखने के लिए हम तेजी से अंदर पहुंचे। लेकिन ये क्या? शिवलिंग का आकार तो ठीक था, लेकिन ये पीला क्यों? इस सवाल का जवाब तो मंदिर के पुजारी ही देंगे, लेकिन शिवलिंग के आसपास बिजली गिरने का कोई निशान नहीं था। छत भी एकदम दुरुस्त थी, कोई जलने का दाग धब्बा नहीं। फिर बिजली कहां गिरती? जवाब के लिए हमने मंदिर के बाहर सुराग तलाशने शुरू की। तभी हमारी नजर इस खंबे पर पड़ी। देखिए, जहाँ पर भी बिजली गिरने की ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर एक डिस्चार्ज पोल लगा दिया जाता है जिसके सहारे बिजली को ज़मीन में डिस्चार्ज किया जा सके। बिजली महादेव में भी एक इतना बड़ा ये पोल लगा हुआ है। इसकी हाइट मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 फीट से भी ज़्यादा होगी, 50-60 फीट से भी ज़्यादा होगी इनफैक्ट हाइट। तो एक पोल यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि बिजली डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवलिंग है मंदिर के अंदर उसमें भी बिजली गिरती है और साथ ही साथ इस पोल पर भी बिजली गिरती है। मतलब पहले एक ही जगह पर हुआ करता था कि मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर बिजली गिरती थी, लेकिन अब दोनों जगह पर, यहाँ पर भी गिरती है और यहाँ पर भी गिरती है। मतलब जो इंसिडेंट हैं बिजली गिरने के वो इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी में बढ़ गए हैं और दोनों जगह पर, और इसीलिए ये पोल जो है यहाँ पर लगाया गया ताकि जो बिजली है वो सेफली ज़मीन में डिस्चार्ज हो सके बिना किसी नुकसान के। इस जगह पर बिजली गिरती है, इसका सबूत हमारे सामने था। बगल में जला हुआ खंबा भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन कहानी तो शिवलिंग के साथ जुड़ी है और वहां कोई निशान नहीं मिला। यह जगह बहुत ऊंची है, बिजली गिरने की वजह तो यही है, लेकिन उस शिवलिंग पर ही क्यों और इसी जगह पर क्यों? देश में और भी कई शिवलिंग हैं। देखिए, कुल्लू की ये घाटी देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम अब किस हाइट पर पहुंच चुके हैं। हम बिजली महादेव पहुंच गए हैं बहुत ऊंची चढ़ाई के बाद। अब दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं जब आप यहाँ पहुँचते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ऊंचाई पर है और दूसरी चीज़ ये कि एक प्लेटू है, मतलब पूरे पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं तो ये बिल्कुल पहाड़ का टॉप है। और ये दोनों कंडीशंस वो हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, मतलब लाइटनिंग जो है आसमान से, वो अमूमन होती है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल हैं, लेकिन एक ही जगह पर बार बार क्यों होती हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। रहस्य का सच तलाशने के लिए हम मंदिर के पास घूम रहे थे कि तभी हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हो गई। हमने पुजारी से बिजली गिरने की वजह पूछी तो बदले में सदियों पुरानी कहानी सुनने को मिली। बाबा जी स्वयंभू है जी। हाँ, सतयुग से है। यहाँ जलंधरासुर का वध हुआ था। यहाँ बिजली आकर्षण करते हैं अपनी तरफ, ये बिजली गिरती है जी। तो बिजली क्यों गिरती है यहाँ पर? बिजली उनकी पत्नी थी जी वृंदा, वो सतीव्रता थी। उस जलंधरासुर को मारना मुश्किल हो गया था, वो पतिव्रता थी, उनके साथ छल हुआ था। जब उन्हें पता लगा कि छल हुआ उनके साथ तो उनके सिर से बिजलियाँ निकलने लगी थी। तो उन बिजलियाँ जो समय से पहले प्रलय कर रहे थे तो भगवान ने वो बिजली के ऊपर ले ली थी। अच्छा, अपने ऊपर ले ली थी। हाँ जी, वही बिजली गिरती है। अच्छा, अभी कई सवालों के जवाब हासिल करने थे, जिसके लिए हमारी टीम पुजारी के साथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास पहुंची। हम समझना चाहते थे कि जब बिजली गिरती है तो यहां क्या होता है। पुजारी जी मुझे बताइए कि अब जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि छत तो कवर्ड है, ढका हुआ है, तो फिर शिवलिंग पर किस तरह से बिजली आ जाती है? इसको तोड़ देती है जी। अच्छा, ये जो छत बनी हुई है ये टूट जाती है? अच्छा, ऊपर से गिरती है तो तोड़ देती है जी। बाहर ध्वजा से गिरती है तो फिर दरवाजे से आती है जी। अच्छा, मतलब जब ध्वजा पे गिरती है फिर तो दरवाजे से अंदर आ जाती है। अच्छा, ऊपर से गिरेगी तो इसको तोड़ देगी। अच्छा, ऊपर से गिरती है तो छत पे गिरती है। अच्छा, छत पे गिरती है तो फिर शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाता है। अच्छा, शिवलिंग का साइज बहुत बड़ा है। हाँ जी, मक्खन के है बाबा जी। अच्छा, मक्खन के बाबा जी मतलब? मक्खन के ही है शिवलिंग जी। अच्छा, ये शिवलिंग मक्खन का बना हुआ है। हाँ जी, मक्खन। अच्छा, शिवलिंग के पीले होने का राज तो पता चल गया,
लेकिन हम यही मानकर चल रहे थे कि आसमान से बिजली गिरती है तो छत से ही गिरती होगी। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिली, जिसने हम सभी को चौंका कर रख दिया। आप ये बता रहे हैं कि जो दरवाजा है, इस दरवाजे से भी बिजली आ जाती है? हाँ जी, जो ध्वजा के ऊपर गिरती है स्तंभ के ऊपर बाहर, तो फिर इधर से अच्छा, आती है। ये जो स्तंभ है, अब स्तंभ तो यहाँ से करीबन करीबन कुछ नहीं तो 15-20 फुट दूर है। हाँ जी, हाँ, तब भी बिजली इतने ताकत से अंदर आ जाती वो है? बहुत फोर्स से आते जी। अच्छा, अब जो कहानी हमें सुनाई गई उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हैरत अंगेज तस्वीर बनती है। शिवलिंग से खंबे की दूरी लगभग 15 से 20 फीट। दावे के मुताबिक बिजली छत को फाड़कर अंदर गिरती या खंबे पर गिरकर दरवाजे के रास्ते अंदर जाती। यानी बिजली खंबे पर गिरकर खत्म नहीं होती, बल्कि दरवाजे से दाखिल होकर शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती। बहुत अजीब रहस्य है ये। हम क्या कोई भी शायद ही यकीन करें, लेकिन कहते हैं ये रहस्यमयी घटना सालों से हो रही है। मंदिर से जुड़ी कई पीढ़ियों ने अपनी आंखों से देखा। किसी को नुकसान भी होता है लोगों को? बिजली से अब तक तो नहीं हुआ जी नुकसान। ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, स्वेटर जल गई थी एक बार दादाजी की हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो वो कहाँ थे उस वक्त? वो आरती कर रहे थे शाम को जी। तो शाम की आरती कर रहे थे, तो क्या हुआ फिर? उस टाइम बिजली गिरी थी, फिर उनके हाथों की स्वेटर जल गई थी। ज़्यादा उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा मकसद उस जगह को देखना था जहां से इतना बड़ा दावा जुड़ा है, और दावे से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने है। ये पीला शिवलिंग, जले हुए खंबे, कोई इसे सबूत मानता है तो कोई मान्यता से जुड़ी निशानी। लेकिन एक बात जरूर है, ये जगह, इस जगह से जुड़ा रहस्य आज भी लोगों को चौंकने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी युगों पुरानी है और सिलसिला आज भी जारी है। आधी हकीकत आधा फसाना। गेहूं के दाने कितने बड़े होते हैं ये आप सब ने देखा होगा। एक मुट्ठी में भी सैकड़ों दाने समा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां पर अनार के फल जितना बड़ा गेहूं का एक दाना रखा हुआ है, वो भी काले रंग का। जी हाँ, सही सुना आपने, काले रंग का गेहूं का दाना, वो भी अनार के साइज का। अब वो कहां से आया, किसने उगाया, इसके जवाब में लोगों को पौराणिक कथा सुनाई जाती है। कथा महाभारत की, गाथा पांडवों की। फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा। हालांकि उस दाने से जुड़ा कोई दूसरा सबूत नहीं है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है जहां पर 300 ग्राम के गेहूं के दाने के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ मौजूद है जो सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब एक नए सफर पर थी। मंजिल थी वो जगह जहां एक दरवाजे में 3 रहस्य सैकड़ों साल से बंद हैं। गेहूं का 250 ग्राम का एक दाना जो काले रंग का है, एक धूनी जो दावे के मुताबिक कई युगों से जल रही है लेकिन राख का ढेर नहीं दिखता, और इन सब के साथ एक विशाल काय ढोल जिसकी अपनी अलग ही कहानी है। इन्हीं ख्यालों में खोए हम हिमाचल प्रदेश के ममेल गांव पहुंच गए, जहां ममलेश्वर मंदिर में उन अजूबों के मौजूद होने की बात कही जाती है। ममलेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर तीनों युगों का साक्षी रहा है।
इस मंदिर में आप देखेंगे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो इन पत्थर की जो मूर्तियां बनी है इनको बताते हैं कि ये सब मूर्तियां 6वीं शताब्दी से पहले की है। ठीक है। कुछ मूर्तियां हैं जो 15वीं 16वीं शताब्दी की है। हमें मंदिर की कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम केवल उन रहस्यमय चीजों को देखने और समझने आए थे जिनके बारे में लोग दावे तो करते हैं, लेकिन वो दावे यकीन से परे हैं। गेहूं के विशाल दाने को लेकर ज्यादा उत्सुकता थी। कहते हैं वो दाना सदियों पुराना है, फिर भी जस का तस है। ये कैसे हो सकता है? इतना पुराना दाना तो सड़ जाएगा। वो कैसे बचा है और वो इतना बड़ा कैसे है? हम गेहूं के दाने के बारे में पूछते उससे पहले ही एक शख्स ने कुछ ऐसा बताया जिसने हमें चौंका कर रख दिया। यहाँ पर इस मंदिर में सतयुग से ही धुआं जलता रहा है। इस धुएं में लकड़ी डालते रहते हैं, दिन रात ठेले लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े लॉग्स होते हैं लगाए हुए, फिर भी उसमें जो राख है वो उतनी की उतनी रहती है। सिर्फ वही है जो विभूति हम अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, वो भी उसी युग का एक प्रमाण है। जला हुआ है, दिन रात तो उतने का उतना रहता है। सिर्फ जब बारिश होनी हो तो थोड़ा सा 2 उंगल ऊपर चढ़ जाता है, और जब बारिश नहीं होनी हो तो विभूति 2 उंगल नीचे रह जाएगी। मतलब इस इलाके में बारिश का पता चल जाता है? बारिश, हाँ, नहीं, बारिश के लिए यहाँ पर आते हैं लोग दूर दूर से। राख अगर ऊपर होती है तो वो तो एक पहचान है कि बारिश होगी नहीं होगी। ये तो नामुमकिन है। लकड़ी जलेगी तो राख कहां गायब हो जाएगी? चलिए, जो भी कहानी है जल्द ही हमारे सामने होगी, लेकिन पहले क्या देखेंगे? धुनी या गेहूं का दाना? चलिए, करीब 200 ग्राम का गेहूं का दाना ही देखते हैं। हमने पुजारी से मांग की तो उन्होंने हमारे सामने रख दिया। अच्छा, तो ये है गेहूं का वो विशाल दाना जिसके चर्चे दिल्ली तक हैं। इसे शीशे के बॉक्स में रखा जाता है। देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, एकदम काला। हां, आकार कुछ गेहूं के दाने के जैसा था, लेकिन पुजारी ने कहा ज्यादा दिमाग मत चलाइए, ये गेहूं ही है। ये गेहूं का दाना है सर। ये लगभग 200 ग्राम इसका वजन है, और ये जो है पांडवों के समय का गेहूं का दाना यहाँ पे है। पांडवों के समय का है? जी। इसे कोई छू नहीं सकता, परख नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह पैक्ड है। शायद इसीलिए लोग शक जाहिर करते हैं, कहते हैं ये एक पत्थर है, किसी शिल्पकार की कारीगरी है। लेकिन पुजारी ने बताया कि इसे बंद करके रखे जाने की एक बड़ी वजह है। ये कैसे साबित हो गया गेहूं का दाना? आपने देखा इसको? क्योंकि ये तो पत्थर भी हो सकता है, इतने समय तक कैसे गेहूं का दाना रहेगा? ये जब खुला था, हाँ। जब इसको लोग हाथ में लेते अच्छा, पहले थे, खुला हुआ जी, था? पहले खुला था। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि ये पत्थर होगा। हाँ। तो फिर जब लोगों को लगा कि नहीं ये पत्थर नहीं है, तो लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा सा हाथ में लेके इसको स्क्रैच करने लगे, इसको थोड़ा टेस्ट करने लगे। जब इसका टुकड़ा निकला तो लोगों को विश्वास है कि ये गेहूं का दाना है। अच्छा जी। उससे पहले विश्वास नहीं होता? उससे पहले विश्वास, इसलिए लगा कर करके देखते थे। बिल्कुल जी। तो भी इसको थोड़ा बंद करना पड़ा ताकि लोग उसको खराब ना करें, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको इसमें बंद करना पड़ा जी। इसकी कहानी भले ही महाभारत से जुड़ती है, लेकिन गेहूं का दाना इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हम इसे छू कर देखना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया गया। फिर हमने अपने तरीके से परखा। देखिए, गेहूं का आटा आप और हम सब खाते हैं, तो गेहूं जाहिर है हर आदमी ने देखा होता है
ये है गेहूं का नॉर्मल दाना, आप साइज़ देख लीजिए। ये दाना है बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा। आप एमपी का शरबती गेहूं मंगा लेंगे वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा चमत्कार है जो यहाँ पर त्रेता युग से मौजूद है। गेहूं का इतना बड़ा दाना जो मामलेश्वर महादेव की एक तरह से पहचान है। ये वो दाना है जो पांडवों ने यहाँ पर उगाया था अन्नपूर्णा मंदिर के पास, और तब से लेकर आज तक मतलब कितने युग बीत चुके हैं, तब से ये दाना यहाँ पर है। अब आप ज़रा साइज़ का कंपैरिजन कीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये है हमारा वो गेहूं जो हम आज खाते हैं, ये वो दाना है। उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। थोड़ा और बढ़ा लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये वो गेहूं का दाना है जो पांडवों ने यहाँ पर उगाया था। साइज का डिफरेंस कितना मैसिव। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारा ये गेहूं महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ख़राब हो जाएगा। और ये युगों से यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने खुरचने की कोशिश की, लोगों ने इसके हिस्सों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये अस्तित्व जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से जर्मिनेशन हो जाता है, सड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस गेहूं के दाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैसिव एक दाना है। और शेप आप देखिए, जिस तरह का शेप होता है गेहूं के दाने का, बहुत छोटा सा है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस तरह का शेप होता है कि बीच में एक लाइन होती है और वो बीज होता है, बिल्कुल सेम वही शेप है। मतलब कहीं कोई फ़र्क नहीं है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको अंदर जा सकूं, क्योंकि बिल्कुल तरह से इसको छूना भी अलाउड नहीं है, लेकिन ये शेप जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दावा यह है कि डिब्बे में कैद ये गेहूं का दाना है, अनार जितना बड़ा। इसका रंग ही काला है या पुराना होने से काला पड़ चुका है, ये नहीं पता। दावा यही है कि इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान उगाया था। अगर ऐसा है तो ये सड़ा क्यों नहीं? आमतौर पर पुराने अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। अभी तक ये कैसे बचा है? दाना तो सड़ जाता है ना, गेहूं तो सड़ जाएगा महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में। वो सुरक्षित रखा है, कुछ केमिकल से ही रखा होगा शायद। हमने तो वैसे ही देखा, वो तो खरोचा हुआ तो देखा था हमने। हमारे टाइम पर खरोचा था, बाकी वो वैसे का वैसा ही है, सुरक्षित है। अच्छा, क्योंकि वो प्राचीन है तो प्राचीन चीजें नहीं बर्बाद होती। इस जगह कई रहस्य हैं। अब इसे ही देख लीजिए। कहते हैं ये ज्वाला बरसों से नहीं, युगों से जल रही है। दावे के मुताबिक सदियां गुजर गईं, लेकिन ये अग्नि कभी नहीं बुझी। इस अखंड धुनी को लेकर एक नहीं कई कहानियां हैं। देखिए, आग जो है ना वो ह्यूमन नेसेसिटी में है, मतलब एक बहुत बेसिक ज़रूरत है किसी भी इंसान की। और जब इस तरह के हिमालयन जोन में आप रहते हो, ठंड में रहते हो, तो जाहिर है आपको आग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक आग द्वापर युग में लगाई जाए और वो धुनी आज भी कायम हो? देखिए, वैसे तो हिमालय का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे रेनफॉल जो है, प्रेसिपिटेशन है, वो काफ़ी ठीक ठाक होती है, बारिश होती रहती है। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब बारिश नहीं होती। लेकिन ये धुनी ऐसी चमत्कारी धुनी है कि यहाँ पर आकर पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है या अभी बारिश में वक्त है, बारिश कब होगी, सारी चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? भाई वेदर वैज्ञानिक भी जो हैं हमारे, वो भी ठीक से नहीं बता पाते, तो यहाँ से कैसे प्रेडिक्ट कर दिया जाता है? बड़ा सिंपल तरीका है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये इस धुनी का हाईएस्ट मार्क है। आप देख सकते हैं दीवार पर साफ निशान है कि ये राख जो है जमा होते होते बबूत यहाँ तक आ जाता है। ये इसका हाईएस्ट लेवल है। और जब ये लेवल यहाँ तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब बारिश होना बिल्कुल लाजमी है। और जब ये लेवल नीचे चला जाता है, अब इस वक्त ये लेवल आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है उससे करीबन 1 उंगली से भी ज़्यादा नीचे है। मतलब मेरी पूरी उंगली यहाँ पर है, उससे भी ज़्यादा नीचे है, ये ऊपर है। तो जब ये नीचे चला जाता है इसका मतलब अभी बारिश नहीं होगी। जब ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब बारिश होने वाली है। तो बड़ा सिंपल तरीका, इलाके के लोगों को पता करना होता है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। आके इस बबूत में देख लेते हैं कि इसका लेवल कहाँ पर है। लेवल से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। ये लोगों की मान्यताएं हैं,
जो इस जगह से जुड़ी हैं और कहानी के तार महाभारत से जुड़ते हैं तो लोग आसानी से यकीन भी कर लेते हैं। ऐसी धुनी तो कई मंदिरों में मिल जाएगी, लेकिन गेहूं का ये दाना, ये तो हम पहली बार देख रहे थे। तभी हमारी नजर इस विशाल ढोलक पर पड़ी। इतना बड़ा ढोलक तो हमने कभी नहीं देखा। इसे बजाना इंसान के बस की बात नहीं, तो फिर ये किसका है, यहां क्यों रखा गया है? देखिए, ज़िंदगी में वाद्य यंत्र आपने बहुत बजाए होंगे। अगर आपको शौक़ है म्यूज़िक का तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में बजाने की कोशिश की हो, लेकिन ये जो ड्रम है, ये जो ढोल आपको दिख रहा है, ये बेहद ख़ास है। क्यों ख़ास है भाई? आप अगर बनवाएंगे तो किसी से बनवा लेंगे, विंटेज भी अगर आप कहीं से मंगा लेंगे, 100 साल 200 साल पुराना मंगा लेंगे, लेकिन ये युगों पुराना ढोल है। मान्यता है कि ये ढोल भी यहाँ पर पांडवों के समय से मौजूद है। अब आप सोचिए कितने युग बीत चुके हैं, तब से ये ढोल इसी तरह से यहाँ पर है। अब होता मुमकिन तो मैं आपको पूरी तरह से बजा के दिखाता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने मैसिव ढोल को मैं बजा पाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे भी हाथ से बजाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत फीबल, बहुत हल्की सी आवाज़ में पैदा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में उतनी ही जान है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी मारूंगा तो भी शायद मुझे नहीं लगता कि मैं बजा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत मैसिव भी है। और इसके ऊपर ये जो चादर है लेदर की, मुझे लगता है ये हाइड बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से इसको बजाने के लिए जिस तरह की मैसिव ताकत चाहिए होती है वो शायद आजकल के इंसानों में नहीं है। लेकिन ये ढोल जो है ये युगों से यहाँ पर मौजूद है। पहले धूनी, फिर गेहूं का दाना और अब ये ढोलक। ये जगह वाकई रहस्यों का खजाना है। दावा यही है कि ये सारी चीजें महाभारत काल की हैं। इसकी पड़ताल कभी किसी ने नहीं की, कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन यहां से जुड़ी कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और जब इंसान यहां आता है तो इन रहस्यों में खो जाता है। हो सकता है धुनी और ढोलक के लिए लोगों के पास तर्क हो, लेकिन गेहूं का ये दाना, ये आज भी सबको लाजवाब कर देता है। प्रकृति की गोद में ऐसे सैकड़ों रहस्य आज भी मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और हमारा मकसद भी इन पहेलियों को सुलझाना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करा सकें, ये सारे नज़ारे आपको दिखा सकें। तो चलिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।